Kashmir News Service presents. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनएस की हमेशा यही कोशिश रही है कि अपने नाजरीन को हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रखें और साथ ही साथ सियासी व समाजी शख्सियात से भी रूबरू करा दें। तो अपने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जनाब इमरान रज़ा अंसारी साहब। सर, यू आर मोस्ट वेलकम टू द KNS फर्स्ट। Thank you very much for having me here. सर, सबसे पहले हम शुरू तक करेंगे आपके पॉलिटिकल कैरियर से भी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरू से। आप बेसिकली है कहाँ से, आपकी पढ़ाई कहाँ से? जी, मैंने अपना जो 10th तक मैंने टंडल बिस्को स्कूल में पढ़ा और उसके बाद मैं SP स्कूल में 11th के लिए गया और मेरी स्ट्रीम जो थी वो आर्ट्स थी। और 11th में जब थोड़े से हालात यहाँ ख़राब हो गए तो उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया गया जहाँ की मैंने 12th पास करके देन आई ज्वाइंड द यूनिवर्सिटी इन जामिया मिलिया इस्लामिया जहाँ मैंने MA ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। जी, तो सर, जैसा कि आपके फैमिली में पहले से ही एक पॉलिटिकल माहौल था और आप भी उसी माहौल में पैदा हुए, तो कितना असर हुआ उस माहौल का आप पे, इस पॉलिटिकल माहौल? देखिए, ये अगर आप देखेंगे जो हम मेरे वालिद साहब की पॉलिटिक्स, जब उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम डाला तो जो आज आप ये सिचुएशन देख रहे हैं कश्मीर में, उस वक्त वो सिचुएशन नहीं थी। देखिए, ये आपको भी पता है और सब नाजरीन जानते हैं कि हम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो मेरे वालिद साहब का जो हमेशा गोल था वो ये था कि इक्वालिटी हर एक सेक्ट को पॉलिटिक्स में मिलनी चाहिए। तो उन्होंने सियासत ज्वाइन की। आई थिंक ही हैड ज्वाइंड पॉलिटिक्स इन 1971, मच बिफोर माय बर्थ। एंड बाद में जो उनका सियासी जो उनका चलना रहा वो तो सबके पास सबको मालूम है। असर ये था कि आई कुड ऑलवेज सी दैट माय फादर इज़ ऑलवेज बिजी with people। मैं तो बहुत जब माय बर्थ इज़ इन 72, हम बहुत ही कम वालिद साहब को घर पे देखते थे। यू नो, व्हेनेवर वी वुड आस्क मॉम कि वो कहाँ हैं, वो कह रहे थे कभी अनंतनाग में बैठे हुए हैं, कभी बारामूला में हैं, कभी उड़ी में हैं, वगैरह वगैरह। और लोगों का आना जाना रहता था अब्बा के पास अपने मसाइल लेकर। और हाँ, थोड़ा सा ये हुआ कि आशनाई थोड़ी सी हुई कि क्या क्या मुश्किलात यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं और किस किस्म के मुश्किलात यहाँ के लोग फेस कर रहे। तो बिल्कुल है मेरा, यानी डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली आई वुड ऑल्सो सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। तो उसके बाद जब भी आप पॉलिटिक्स में आए तो आपने पॉलिटिक्स ही क्यों चुना? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। I'll tell you what was the reason behind it. First of all, you know, I studied political science and I was kind of very much attracted towards it. बाद में शायद इतना जल्दी मैं सियासत ज्वाइन नहीं करता क्योंकि मैं अभी बाकी चीज़ें, मेरे जो रिलीजियस स्टडीज़ वगैरह हैं, जो मैंने, अगर आपको मालूम होगा, मैंने सीरिया में भी तालीम हासिल की है। उसके बाद मैं ईरान भी गया इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। तो बाद में जब मैं यहाँ आया तो उतना आई वुड गो अराउंड, यानी अपने गाँव में, जैसे हमारा अपना रिलीजियस हिसाब से मैं गाँव में जाता रहा और कभी मजालिस के सिलसिले में, कभी बाकी चीज़ों के सिलसिले में जाता रहा। लेकिन वालिद साहब की जब यहाँ से इस दुनिया फ़ानी से चल बसे तो बाद में लोगों का इसरार था कि हमारे वो कायद थे, वो हमारे रहबर थे, तो हम चाहते हैं कि आप भी उनकी जगह बैठे। इट वाज नॉट ओनली पॉलिटिक्स, इट वाज द सीट ऑफ लर्निंग, जो हमारा रिलीजियस सीट ऑफ लर्निंग है। तो लोगों ने काफ़ी इसरार किया कि जहाँ आपके वालिद साहब जिस मुकाम पर फायज थे, हम चाहते हैं कि आप हर कोई वो ट्रेड ये अपनाएं जो कि आपके वालिद साहब में थे। तो
I came into politics, you know, just when after my father had. तो कब आए थे आप पहले? जी मैं I think it was in right after my father, you know, in 2014. जी 2014. तो कैसा रहा इस दौरान जो ये सफ़र था पॉलिटिकल सफ़र के, लोगों की खिदमत करने का भी मौका मिला आपको? देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कैसा रहा, लेकिन ये चीज़ कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं इलेक्शन जीत के आया और उसके बाद जो वाक़ात और चीज़ें हुई, आप लोग सब उन चीज़ों से बाखबर हैं। काफ़ी लर्निंग हुई, काफ़ी जो किताबों में पढ़ा था वो चीज़ें नहीं पाई साफ बात बता दूं, ये एक डिफरेंट फील्ड है और अभी लर्निंग में ही हूँ। अभी मैं अपने आप को फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं कह सकता हूँ, बट आई एम स्टिल लर्निंग हाउ द थिंग्स आर गोइंग एंड हाउ what are the changes and what are the behavioral changes, और बाकी लोगों के साथ जो मामलात हैं, तामुलात हैं वगैरह वगैरह उनको सीख रहा हूँ। तो सर इस दौरान कोई ऐसा वाक़या जो पेश आया जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, जिससे हमें सीख मिले, जो आपको देख रहे हैं लोग उनको सीख मिले, जो अभी तक किसी ने जाना नहीं है? देखिए मैं एक बात बता दूंगा आपको, अगर आप सियासत लोगों के लिए कर रहे हैं और आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि लोग भूलते नहीं हैं। लेकिन अगर आप सियासत करेंगे कि अपने आप को आप बनाना चाहें और सियासत से ही अपनी आप ज़िंदगी एक ज़रिया बनाए कि आपका खाना पीना सियासत से ही है, तो इट्स अ डिफरेंट पॉलिटिक्स। मैं अपने यंगस्टर्स को कहूँगा कि आपको आगे आना चाहिए, आपको डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए, सामने आना चाहिए। जो आपके दिमाग में है, जो आपको लगता है कि रियासत की बेहतरी के लिए अच्छी चीज़ है और लोगों को, ख़ास तौर पर जो आवाम है, उनको जिससे राहत मिले, अगर आप आ सकते हैं आगे, आपका कोई माने, nobody is going to stop you, nobody needs a mentor or nobody needs a things। आपको सामने आना चाहिए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप भी किसी मुकाम पर पहुँचेंगे। देखिए आप अभी यहाँ दरख्त देख रहे हैं, यहाँ पे आपने चिनार देखा होगा, ये भी एक छोटा सा पौधा ही था ना, और इस वक्त ये इतना मैग्निफिसेंट और इतना जायंट ये बन गया है। ये मरूर वक्त, जो वक्त गुजरता जाता है और आपकी परतियत जो लोगों में है, जो बढ़ती जाती है, उसके बाद आप ग्रो करेंगे। तो सर आप अपने वालिद साहब के नक्शो कदम पे चल रहे थे मरहूम, तो वो पीडीपी से थे, तो आपने पीडीपी क्यों क्विट किया? तो आपने सज्जाद साहब जी के, तो आपने उनका हाथ क्यों था? देखिए मैं एक बार आपको एक चीज़ बता दूंगा कि ये मैंने बार बार इंटरव्यूज़ में कहा था कि ये जमात हमने चूज़ इसलिए की थी क्योंकि जो एजेंडा पीडीपी का था, वो मुझे लगा कि मेरे जब वालिद साहब गुज़र गए और बाकी जो हमारे बहुत सीनियर लीडर्स थे, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर लोगों का पल्स जानते थे, जब वो इस दुनिया से चल बसे और बाद में जब हमारे जो कायद थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनके इंतकाल के बाद जो पीडीपी थी, वो पीडीपी पूरी तरह से बदल गई। मैं काफ़ी पहले भी मैंने कहा है कि जो always you join a party in which you feel comfortable and in which you feel that you are heard, especially a person who has come from the masses, who was voted to be a member, and then जब हम पावर में आए तब तो बिल्कुल ये माहौल बदल गया। जब भी हम जो उस वक़्त हमारे प्रेसिडेंट थी या जो बाद में चीफ मिनिस्टर बनी, जब भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की या जब भी हमने चाहा कि उनको ग्राउंड सिचुएशन बता दें, तो उनका रवैया कुछ दूसरा था। देखिए मुझको कहा जाता है कि तुमने बेवफाई की, मैंने बेवफाई नहीं की। आई वॉज पुश टू द वॉल। और देखिए मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं कैसे कंफर्टेबल रहूँ,
2 جھنڈے گاڑی پہ لگے تھے, لوگوں کو یہ لگ رہا تھا عمران صاحب کے 2 جھنڈے ہیں. مجھے 2 جھنڈے نہیں چاہیے تھے, مجھے وہ چاہیے تھا جس سے میں لوگوں کی خدمت کر پاؤں, جس سے میں لوگوں کے ان مشکلات کا ازالہ ڈھونڈوں جو وہ فیس کر رہے ہیں. لیکن پارٹی ہائی جیک ہو چکی تھی. کچھ رشتہ دار جو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مفتی محمد سعید صاحب ان کو اپنے گھر میں اجازت نہیں دیتے تھے آنے کی. انہوں جیسے لوگوں نے پوری طرح سے جو ہماری پارٹی لیڈرشپ ہے, جو ڈیسیژن میکنگ میں تھے, ان کو بالکل پوری طرح سے کلاؤڈ کر چکے تھے, کسی کی بات نہیں مانتے تھے. اور ڈکٹیشن لینا مجھے پسند نہیں, لیکن اس کا ڈکٹیشن نہیں لے سکتا ہوں کہ جو بالکل ہمارے جیسے ہوں. دیکھیے یہاں کشمیر کی سیاست میں یہ ہو گیا ہے کہ ہر ایک کو ویلیو کیا جاتا ہے تب تک جب تک ان کے پاس نمبرز مل جاتے ہیں, اور جب نمبرز بن جاتے ہیں اور جب چیف منسٹر بن جاتا ہے اس میں اور اس کے ان کولیگز میں جنہوں نے اس چیف منسٹر کو اتنے نمبرز دیے کہ وہ چیف منسٹر بن جائے, بالکل آسمان اور زمین کا فرق رہتا ہے. تو میں ایسے ماحول میں کام نہیں کر سکتا ہوں جس میں یہ کہا جائے کہ اس کو فیور کرنا ہے تو اس کو فیور نہیں کرنا ہے. دیکھیے میں نے اس چیز کے لیے سیاست میں قدم نہیں ڈالا ہے. سر مائی نیکسٹ کویشچن ہے, جو کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت ایک قسم کا ٹوٹل لوگ جام ہو چکا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا, اس وقت یہ سچویشن ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھوں گا, رائٹ. یہ کیا ضروری ہے کہ جب میں ایم ایل اے خالی ہوں یا میرے پاس منسٹری کوئی ہے یا میری چوائس کا حساب کتاب ہے؟ بھائی آپ کے پاس آپ کے لوگ ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا, یہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میرے پاس آئیں. دیکھیے یہ ہر ایک آدمی کے لیے نصیب نہیں ہے. جب آپ میرے پاس انٹرویو کے لیے آئیں مطلب ہے کہ آپ نے کوئی میرا کام دیکھا ہے جس وجہ سے میرے پاس آئے ہیں. تو میں وہ باقی پولیٹیشنز کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں, آپ یہ تو سب کو پتہ ہے کیسے حالات ہیں, لیکن انہی حالاتوں میں لوگوں کی اتنی زیادہ پریشانی ہے جو کہ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں, جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلے ہیں. تو ان کی مشکلات کا تو ازالہ کریں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو مائک ہے. جب آپ کسی بھی پریس رپورٹر کو فون کریں گے یا کسی کو بھی فون کریں گے آپ کا سننے کے لیے, تو یہ ایک قسم کی خیانت ہے. جب آپ کے پاس ویسا پاور ہے, ابھی بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے کہ لوگ آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں, لیکن آپ گھروں میں بیٹھ کر رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا. بھائی جو ہوا وہ سب کچھ عیان ہے کیا ہوا, لیکن جو آپ کی ذمہ داری ہے اس سے تو گریز نہ رہیں, پیچھے نہ رہیں. لوگوں کا تو لوگوں کی بات تو سامنے لائیے. کیا یہ ضروری ہے کہ عمران انصاری منسٹر ہے تبھی جا کر لوگوں کے لیے بات کریں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عزت دی ہے, آپ کو ایسی شخصیت دی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو متاثر ہوگا ہی نا. وین یو اسٹارٹ نیگنگ آن سم تھنگ, بار بار کہیں گے تو کبھی نہ کبھی کام تو پھر بیٹھے گا ہی نا. تو مجھے لگتا ہے ان کو سامنے آنا چاہیے, لوگوں کی جو حالات ہیں, جو لوگوں کی مشکلات ہیں, اور جو اس وقت انسرٹنیٹی ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں. سو سر وٹ آر یور فیوچر پلانس ایز اے سی سینئر پولیٹیشین؟ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ دیکھیے فیوچر تو یہی ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایم ایل اے ہوں یا کوئی چیز ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے, اور جو لوگوں کا ہمارے تعین جو محبت ہے اور جو امیدیں ہیں, انشاءاللہ ان امیدوں پر کوشش ہم کریں گے کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور لوگوں کے مسائل جو ہیں, چاہے وہ کسی کو برا لگے یا کسی کو اس سے غصہ آئے, لیکن سچ تو بولوں گا. میں سچ سے میں گریز نہیں کروں گا کہ نہ بولوں. سو سر ایٹ دا اینڈ ہم یہ سیشن ختم کرنے سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی میسج کیا رہے گی لوگوں کے لیے جو آپ کو سن رہے ہیں؟ دیکھیے میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
रैशनल बने, सिचुएशन को समझिए, अपनी स्पेस कार्व आउट कीजिए. ये नहीं कीजिए कि मायूस होकर आप अपने घरों में बैठेंगे. नहीं, मायूसी नहीं होनी चाहिए. इंसान को हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए और एक स्पेस निकालेंगे इंशाअल्लाह, जिससे कश्मीर में अमन, आश्ती और जो मुस्कुराहट चेहरों से चली गई है उसको दोबारा वापस लाएं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो ये थे हमारे साथ जनाब इमरान रज़ा अंसारी. तो मिलते हैं ऐसी और एक शख्सियत के साथ. अभी के लिए दीजिए इजाज़त. आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस विद वीडियो जर्नलिस्ट सुहेल नायक. दिस इज़ राहनिदा, KNS, श्रीनगर. Thanks for watching Kashmir News Service.